हाँ, 10,000 का। देख लो आप कितना भेज सकते हो, जितना मुझे बता दो, मैं पेमेंट डाल देता हूँ आपको। हाँ, तो डाल दूँ, आपको अकाउंट नंबर दे देना आप मेरे को। ठीक है, आप मुझे अकाउंट नंबर दे दो। यही आपका। ठीक है, मैं डालता हूँ ना, मेरी क्लास चल रही, क्लास कंप्लीट हो जाए, है ना, 10 मिनट में डाल दूंगा आपको। ठीक है।
चलिए दोस्तों शुरू करते हैं धीरे धीरे हम लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्डियक मर्मर और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कि कैसे आप कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को आपके इलेक्ट्रोपैथ रेमेडी के नाम से दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम मर्मर की बात करते हैं। मर्मर को सबसे पहले साइकोलॉजिकली समझते हैं क्या है, उसके बाद हम फिजियोलॉजिकली समझेंगे, एनाटॉमिकली समझेंगे कि मर्मर को किस प्रकार से डायग्नोसिस करते हो आप। हमने हार्ट के साउंड के बारे में समझा था, साउंड से ही रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। यदि किसी एक सामान्य व्यक्ति को देखते हो दोस्तों तो हार्ट मर्मर वो साउंड होता है जो हार्ट बीट के दौरान साउंड करता है। यानी आप जब हार्ट को देखते हो और साउंड को देखते हो तो हार्ट जब धड़कता है और साउंड बनाता है वो हार्ट साउंड कहलाता है दोस्तों। जैसे कि वुशिंग या विशिंग साउंड, ठीक है, जो साइकिल के दौरान आपको नजर आएगा दोस्तों, जो कि हार्ट या हार्ट के पास जितने भी ब्लड का टर्बुलेंट होता है, जितना भी हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है, जितना हार्ट के अंदर आ रहा है या हार्ट से बाहर जा रहा, वो जो प्रोसेस होती है उनके दौरान, उनके अंदर आने और बाहर जाने के दौरान जो वहां पर दोस्तों हुशिंग या विशिंग साउंड जो सुनाई देता है, इन साउंड को हम स्टेथोस्कोप के साथ जब हियर करते हैं, सुनते हैं दोस्तों, तो नॉर्मल हार्ट बीट में टिपिकली दो साउंड बनते हैं दोस्तों, ठीक है, दो साउंड आपको हियर्ड होते हैं। और नॉर्मल हार्ट बीट में जब दो साउंड बनते हैं तो आप उसको लब और डब के रूप में डायग्नोस करते हो दोस्तों। नॉर्मल हार्ट साउंड इसी रूप में होता है, लेकिन जब हार्ट वॉल की क्लोजिंग होती है उस दौरान ये साउंड बनता है। ये आपने अभी क्लियरली समझ लिया दोस्तों। हार्ट पर जब आप एक बच्चे को देखेंगे और एक बड़े को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मर्मर क्या होता है दोस्तों। याद रखना, हार्ट मर्मर बर्थ के समय प्रेजेंट रहता है, कंजेनाइटल होता है दोस्तों। याद रखना, जब हार्ट के लेवल पर जो मर्मर होता है वो स्पेशली बर्थ के समय प्रेजेंट रहता है, यानी कंजेनाइटल, यानी लाइफ में लेटर में ये डेवलप होता है। हार्ट मर्मर एक डिसीज नहीं है दोस्तों, याद रखना, हार्ट मर्मर एक डिसीज नहीं है, किंतु मर्मर एक अंडरलाइन हार्ट प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। यानी बच्चों में आप देखोगे तो चारों चेंबर के बीच में पर्टिकुलरली ये हार्ट है और ये चार चेंबर है, यहाँ पर भी उनका सर्कुलेशन होता रहता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पार्ट पर्टिकुलरली अभी हार्ट पूर्ण रूप से वर्क करने लायक नहीं बना था, इसलिए वहां पर ये मूवमेंट होता रहता है। इसलिए याद रखना, ये कंजेनाइटली आपको देखने को मिलता है। कई बार जब आप हार्ट मर्मर को देखोगे दोस्तों तो ये हार्ट अंडरलाइन जितनी भी हार्ट की प्रॉब्लम है जो अंदर डेवलप हो रही है उनके रूप में आपके सामने देखने को मिल रहा है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, प्राय हार्ट मर्मर हार्मलेस होता है।
हार्ट मर्मर जो होता है प्राय हार्मलेस होता है दोस्तों, इसलिए इनोसेंट्स होता है और इसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती। याद रख लेना, इसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुछ हार्ट मर्मर में एक फॉलो अप टेस्ट करते हैं आप दोस्तों, ठीक है, और श्योर करते हैं कि मर्मर सीरीज वहां पर किसी अंडरलाइंग हार्ट कंडीशन के द्वारा तो नहीं कंसीडर हो रहा, काज तो नहीं हो रहा। इसीलिए दोस्तों यदि आप किसी बचपन को यानी किसी बच्चे को बचपन में ऑब्जर्व करते हो तो हार्ट मर्मर आपको क्लियरली देखने को मिलता है। यदि आवश्यक होता है तो हार्ट मर्मर के काज को डायरेक्ट कीजिए, आप डायग्नोस कीजिए कि कारण क्या है और उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रोटोकॉल देकर उसको क्योर करने का काम कीजिए, जो टेबल प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलेगा वहां पर। याद रखिए, दो प्रकार का हार्ट मर्मर होता है दोस्तों, एक होता है इनोसेंट मर्मर यानी कि जो होता ही है, एक होता है एबनॉर्मल मर्मर। याद रखिए, एक पर्सन जो कि एक इनोसेंट मर्मर के साथ होता है दोस्तों, उसमें नॉर्मल हार्ट होता है। याद रखिएगा, उसमें एक नॉर्मल हार्ट होता है। और इस प्रकार का जो हार्ट मर्मर याद रखिएगा, इस प्रकार का जो हार्ट मर्मर होता है न्यूबॉर्न्स में और चिल्ड्रन में बहुत कॉमन होता है। जितने भी न्यूबॉर्न्स हुए, जितने भी चिल्ड्रन हुए, बहुत कॉमन रूप से होता है। इसीलिए एक एबनॉर्मल हार्ट मर्मर मोर सीरियस कंडीशन को वहां पर प्रोड्यूस करता है दोस्तों। याद रखना, चिल्ड्रन में एबनॉर्मल हार्ट मर्मर यूजुअली कंजेनाइटल होता है। याद रख लेना, यूजुअली कंजेनाइटल होता है और इसी कारण से हार्ट डिसीज के द्वारा वहां पर कॉज होता है दोस्तों। एडल्ट में, कई बार आप एडल्ट में जाओगे, एबनॉर्मल मर्मर्स प्राय ज्यादातर उनके एक्वायर्ड हार्ट वाल्व के कारण प्रॉब्लम शुरू होता है। ये जो हार्ट वाल्व है, आर्टरी के बीच में, वेंट्रिकल के बीच में जो पर्टिकुलर उसके वाल्व होते हैं, उस समय उनके प्रॉपर क्लोजिंग के नहीं होने के कारण डेवलप होता है दोस्तों। आप यहाँ पर तो देख रहे हो एट्रिया वेंट्रिकुलर पे ब्लड आना चाहिए, लेकिन वहां पर जा रहा है इन हार्ट वाल के कारण, वहां पर एक्वायर्ड हार्ट वाल प्रॉब्लम के शुरू होने से हो जाता है दोस्तों। एक इनोसेंट मर्मर तब उत्पन्न होता है जब हार्ट के माध्यम से नॉर्मल फ्लो की तुलना में ब्लड बहुत तेजी के साथ रैपिडली फ्लो करता है, और ऐसी कंडीशन जिसके कारण तेजी से ब्लड फ्लो को करवाया जाता है हार्ट के माध्यम से, जिसके कारण इनोसेंट हार्ट मर्मर वहां पर डेवलप, वो इनोसेंट होता है। अब बच्चा है तो बच्चा जब डेवलपमेंट करेगा तो आप देखो, वो आप हंसोगे तो वो हंसने की कोशिश करेगा, मूवमेंट करने की कोशिश करेगा। इसलिए आप जो देखते हो वहां पर उसको फिजिकल एक्टिव किया जाता है, एक्सरसाइज कराई जाती है दोस्तों। या प्रेगनेंसी के दौरान माँ के पेट में, फीवर में, एनीमिया के कंडीशन में आप देखो पर्याप्त मात्रा में जब हेल्दी आरबीसी नहीं बनेगी, ताकि एडिक्वेट ऑक्सीजन को बॉडी के टिश्यूज में एनर्जी के लेवल पर कैरी नहीं कर पाएगी, और नहीं कर पाएगी तो आपको इनोसेंट मर्मर वहां पर देखने को मिलेगी। कई बार बॉडी में थायराइड हार्मोन की एक्सेसिव अमाउंट होती है दोस्तों, बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन की एक्सेसिव अमाउंट होती है। उस कंडीशन में रैपिड ग्रोथ की फेजेस होती है, बहुत तेजी से ग्रोथ की वहां पर फेजेस डेवलप होती है, जैसे कि एडोलसेंस में, ठीक है। तो इनोसेंट हार्ट मर्मर एक समय के बाद डिसअपियर हो जाना चाहिए, यानी उसकी ग्रोथ जब नॉर्मल कंटेंट में आ जाती है, उसके बाद में इनोसेंट मर्मर को वहां पर डिसअपियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं होती है और ये वाल्व ओपन रह जाते हैं तो याद रखिएगा, ये कंडीशन पूरी लाइफ में प्रेजेंट रहती है, यानी बिना किसी कारण के, बिना किसी फंक्शन के फर्दर हेल्थ प्रॉब्लम के ये जारी रहती है। लेकिन जब वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन मूवमेंट करेगा, एक्सरसाइज करेगा, किसी भी प्रकार का वर्क करेगा, एबनॉर्मल इफेक्ट वहां पर देखने को मिलता है, और ये बहुत कॉमन रूप से दोस्तों आपको देखने को मिलती है। ये नॉर्मल प्रोसेसेस होती है, और इन्हीं नॉर्मल प्रोसेसेस के बिहाफ पर आपको ये पूरे फंक्शंस देखने को मिलते हैं दोस्तों। यदि आपको वहां पर हार्मलेस हार्ट मर्मर होता है तो याद रखना दोस्तों, मोर कॉमनली इसे इनोसेंट हार्ट मर्मर के जैसे जानते हैं, बिल्कुल इनोसेंट हार्ट मर्मर के नाम से जानोगे। इसके अलावा कोई भी अन्य साइन और सिम्टम वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी अन्य साइन और सिम्टम देखने को नहीं मिलता। एक एबनॉर्मल हार्ट मर्मर के कारण कोई भी ऑब्वियस अन्य साइन और सिम्टम वहां पर नहीं आते हैं दोस्तों। यही कारण है अनयूजुअल साउंड होती है दोस्तों, ठीक है, अनयूजुअल साउंड होती है, और यही कारण है शॉर्टनेस से दोस्तों वहां पर आपको विस्निंग के साउंड सुनाई देगा हार्ट के लेवल पर। लेकिन जब आप टेबल प्रैक्टिस में बैठोगे, यदि उन्हें ये साइन और सिम्टम है तो हार्ट प्रॉब्लम को डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि ये बच्चा है और ऐसे हार्ट की प्रॉब्लम है। आप कई बार देखते हो इस प्रोसेस को दोस्तों, लेकिन जब इसका मैं भी आगे फिजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन बताऊंगा कि फिजियोलॉजी के हिसाब से, एनाटॉमी के हिसाब से आप क्या देख रहे हो, तब आपको क्लियर इंडिकेशन हो जाएगा कि हाँ यार, यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी, इसके कारण मर्मर डेवलप हो रही थी दोस्तों। स्किन एकदम देखोगे ना बच्चों की ब्लूइश हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं हो रही है,
स्पेशली आप फिंगर टिप्स पे देखो, लिप्स पर देखो, आपको वहां पर फ्लूइडनेस नजर आएगा, स्वेलिंग नजर आएगा। सडन आप देखो दोस्तों, अचानक बच्चे का वेट बढ़ने लग गया है, सांस उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग के लेवल पर चली गई है दोस्तों। क्रॉनिक कफ, लगातार कफ बना हुआ ठीक नहीं हो रहा, ठीक है। इनलार्ज लीवर, लीवर का इनलार्जमेंट हो रहा है। इनलार्ज नेक वेन्स, यहाँ पर आप देखोगे उसकी नेक की जो वेन होती है फुली फुली नजर आती है, और ये कारण बहुत आसानी से आप जान लोगे कि पुअर एपेटाइट होती है, बहुत ही कम एपेटाइट हो रही है। अब सबसे बड़ी चीज होती है खाना कम हो गया लेकिन वेट बढ़ रहा है ना, क्रॉस वाली चीज। इसीलिए आप याद रखिएगा, फेलियर टू गो नॉर्मल, नॉर्मल लेवल पर ग्रो करने में फेलियर हो जाएगा दोस्तों। इन्फेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, इसीलिए हेवी स्वेटिंग होगी, बहुत ज्यादा पसीना आएगा, जिसके साथ में मिनिमम या नो एक्सरसाइज होती है। या तो वो मिनिमम एक्सरसाइज करता है या बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करेगा फिर भी पसीना आ रहा है। चेस्ट में पेन होगा, अनइजीनेस फील होता है उसको, बहुत ज्यादा चेस्ट पेन होता है, रोता ही रहता है बच्चा, डिजीनेस होता है, फेंटिंग में चला जाता है, कई बार बच्चा फेंटिंग हो जाता है, बेहोश चला जाता है दोस्तों। ये एक डायग्नोस्टिकल कैरेक्टर होता है जो इनोसेंट और पैथोलॉजिकल लेवल पर आप डायग्नोसिस करोगे एबनॉर्मल मर्कस के लेवल पर दोस्तों। ये फिजियोलॉजिकल पॉइंट्स होता है, लेकिन ये एक प्रकार से दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है यदि आप पीडियाट्रिक्स के लेवल को लेकर चल रहे हो और आप पीडियाट्रिक्स में भी सीखना चाहते हो तो मर्मर को सीख के चलिएगा। अब इन्वेस्टिगेशन करते हो, हार्ट मर्मर यूजुअली डिटेक्टेड होता है जब डॉक्टर हमारे हार्ट को सुनता है, ध्यान से सुनता है, सुनते आएगा तो सुनेगा ना। याद रखना, स्टेथोस्कोप के उपयोग से फिजिकल एग्जामिनेशन के समय यदि मर्मर इनोसेंट या एबनॉर्मल कंसीडर होती है तो आप जैसा, मेरे जैसा जो डॉक्टर अनुभवी है इस चीज के लिए, वो निकाल के लाता है कि नहीं आपको प्रॉब्लम है, आपके बच्चे को प्रॉब्लम है हार्ट की। आप एक्सरे चेस्ट कराइए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराइए, इकोकार्डियोग्राम कीजिए, कार्डियक कैथेटराइजेशन कराइए, आपको पूरी चीज निकल के आ जाएगी और आप वहां पर प्रोटोकॉल सेंड करते हैं दोस्तों। F1 A2 वर्र2 वाई, ये सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल होता है। नेगेटिव में चले जाइए आप, ठीक है। A2 F1 वर्र2 वाई बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है। यदि A2 B भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, C5 F1 वाई भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इनको देने से ब्लड का सर्कुलेशन राइट साइड से हार्ट में जाएगा और लेफ्ट साइड से पूरी बॉडी में जाएगा बहुत तेजी के साथ, ठीक है। C5 F1 वाई के माध्यम से पर्टिकुलर वहां पर रिलैक्स होगा और बहुत तेजी के साथ हील होगा, ठीक है। C5 वहां पर हीलिंग करेगा, साथ में A2 L1 भी C5 F1 वाई को वहां पर नेगेटिव में आप चला सकते हो। ये पूर्ण रूप से परफेक्ट प्रोटोकॉल है, 3 नंबर पूर्ण रूप से परफेक्ट। A2 L1 भी C5 F1 भी नेगेटिव में जाकर आप उसको न्यूट्रिशन दे सकते हो। ये किस कारण से और ये किस कारण से, जब आप हार्ट के फंक्शन को देखोगे, इनोसेंट मर्मर है तो ये इनोसेंट मर्मर के लिए, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि नहीं साहब यहाँ एबनॉर्मल मर्मर है, 3 नंबर का प्रोटोकॉल दोनों को कवर करता है, इनोसेंट और एबनॉर्मल दोनों को यहाँ पर आप कवर कर सकते हो। A3C5 WB को D4 में हार्ट पर अप्लाई कराना शुरू कर दीजिए, नॉर्मल बैलेंस करना शुरू करेगा धीरे धीरे। आपका ये जो 2 प्रोटोकॉल 3 और 4 नंबर है, ऑलमोस्ट 8 प्रकार के सभी प्रकार के मर्मर्स को कवर करता है दोस्तों। ये आपकी टेबल प्रैक्टिस की बात होती है, आप टेबल प्रैक्टिस किस लेवल को कैसे बैलेंस करते हो ये आपको यहाँ पर देखना है, ये चीजें आपको समझने की है दोस्तों, ठीक है। ये बेसिक साइंस है जिसको आपको यहाँ पर टैली करना पड़ेगा, और अगर आप टैली नहीं करेंगे तो दोस्तों आप सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि मर्मर बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और ये मर्मर आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट भी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बेसिक साइंस की वही मैं कहूंगा, बेसिक साइंस के बाद आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो ये मैं मर्मर का टॉपिक लिया आज आपको, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ दोस्तों फिजियोलॉजिकल क्या सोचता है। यानी अगर आप मेटी जी की स्टाइल में काम करेंगे, मेटी जी जो कहते थे कि पहले फिजियोलॉजी समझो, एनाटॉमी समझो, एंड देन क्रॉस बना दो पैथोलॉजी, आपका पूरी डिसीज निकल आए। उसमें बाकी के सब्जेक्ट सब शामिल हो गए, गायनिक हो गया, ऑब्स्ट्रिक हो गया, पीडियाट्रिक हो गया, सर्जरी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, सारी चीज वहां पर शामिल हो गई। तो याद रखिएगा, जब आप यहाँ पर देखा आपने कि क्या है, तो कार्डियक मर्मर एक एबनॉर्मल या अनयूजुअल हार्ट साउंड होता है, आपको ये देखने को मिला। इसे एबनॉर्मल हार्ट साउंड या कार्डियक ब्रूट के नाम से जानते हैं। इसको मॉडर्न साइंस क्या बोलता है? कार्डियक ब्रूट। कार्डियक ब्रूट निकल के आ रहा है दोस्तों, ठीक है। ये आपके बच्चे को जो साउंड सुनाई दे रहा है ये कार्डियक ब्रूट का साउंड है, ठीक है। उस टर्मिनोलॉजी को समझ के कई लोग डर जाते हैं कि यार कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई होगी, इसलिए आपको यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों
ये सारी चीजें टेबल प्रैक्टिस में आपको देखने को मिल रही है। आपको यहाँ पर याद रखना है, कार्डियक मर्मर एस्कल्टेटरी एरिया के ऊपर स्टेथोस्कोप की जो चेस्ट पीस होती है उसके प्लेस के द्वारा आप बहुत आसानी से सुन सकते हो, बहुत आसानी से आप एक्सकल्टेट कर सकते हो कि यहाँ पर जो साउंड क्रिएट हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है। मर्मर किसी पर्टिकुलर वॉल की डिसीज के कारण उस वॉल के एस्कल्टेटेड एरिया पर वेल हियर्ड होता है, यानी किसी भी वॉल में अगर कोई रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है तो उन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेवल पर स्टेथोस्कोप को चेस्ट पर आप लगाने पर बहुत अच्छी तरीके से इसको हियर्ड कर सकते हो। कभी कभी याद रखिएगा मर्मर थ्रिल के जैसे पल्पिटेशन के द्वारा भी फेल्ट होता है, यानी आपको एकदम हार्ट का पल्पिटेशन हो रहा है, बहुत तेजी से हार्ट धड़क रहा है, एकदम थ्रिलर हो गया, बहुत तेजी से हार्ट धड़क। जब कोई क्रिकेट मैच चल रहा होता है और आखिरी बॉल पे छक्के की जरूरत होती है तो आप देखो हार्ट कैसा धड़कता है थ्रिलर के रूप में, और छक्का लग जाता है उसके बाद में भी देखो कितना हार्ट धड़कता रहता है। सेम वैसी कंडीशन है दोस्तों, उस बॉल के एक्सकलेटरी एरिया पर वेल हियर्ड होता है, बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलता है। कभी कभी मर्मर थ्रिल के जैसे पाल्पिटेशन के द्वारा फेल्ट होता है। याद रखना कुछ पेशेंट में बिना किसी एडिंग के, कुछ भी एड मत कीजिए आप, मर्मर हियर्ड हो जाता है, आसानी से हियर्ड हो जाता है, जिनमें पॉजिटिव साउंड होता है दोस्तों। और पेशेंट से कुछ एक मतलब स्पेशल फीट अवे डिस्टेंस पर आप रख दीजिए, यानी कुछ दूरी पर भी आप स्टेथोस्कोप रख देंगे उस एरिया से तो भी आपको वो क्लियरली इंडिकेट हो जाएगा, फेल्ट हो जाएगा। इसीलिए मर्मर के कॉज पे जाइए कि भाई ये मर्मर डेवलप हो रहा है, ठीक है हमने पढ़ा, फिजियोलॉजी पैथोलॉजी के लेवल पर हमने पढ़ लिया, हमने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लेवल पर पढ़ लिया कि मर्मर क्यों हो रहा, लेकिन हमको ये देखना है दोस्तों मर्मर का कॉज क्या है। कार्डियक मर्मर ब्लड फ्लो के पैटर्न में चेंज के कारण प्रोड्यूस होता है। याद रख लेना जो कार्डियक मर्मर होता है ब्लड फ्लो के पैटर्न में, इसीलिए यहाँ पर A2 का प्रयोग किया गया है। याद रख लेना कार्डियक मर्मर ब्लड फ्लो के पैटर्न में चेंज के कारण प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ब्लड हार्ट और ब्लड वेसल्स के माध्यम से एक सर्कुलेटरी प्रोसेस में वन वे डायरेक्शन में वहां पर चलता रहता है दोस्तों। यद्यपि जब एबनॉर्मल कंडीशन वहां पर इंप्लीमेंट हो गई, जैसे कि बल्बुलर डिसीज हो गई, ब्लड फ्लो टर्बुलेंट वहां पर हो गया, यानी किसी पार्ट में ब्लड ज्यादा हो गया किसी पार्ट में कम हो गया दोस्तों, यदि ये कंडीशन हुई तो कार्डियक मर्मर को प्रोड्यूस करता है दोस्तों। इसलिए आपको याद रखना है यदि वल्वुलर डिसीज होती है या आपके एट्रियल और वेंट्रिकल लेवल पर ये सेप्टल डिफेक्ट होते हैं, ठीक है, याद रख लेना यदि मर्मर डेवलप हो रहा है तो वल्वुलर डिसीज होती है वॉल के लेवल पर, या सेप्टल डिफेक्ट होते हैं या वैस्कुलर डिफेक्ट के कारण प्रोड्यूस होता है। जो वेसल्स है उन वेसल्स के लेवल पर कोई वैस्कुलर डिफेक्ट होगा, उनके लेवल पर आपको अगर देखने को मिलता है आपको डायरेक्टली बताना है कि हाँ साहब यहाँ पर मर्मर का कॉज देखने को मिल रहा है। इसीलिए कार्डियक मर्मर को कॉजेस के अकॉर्डिंग आपको प्रोटोकॉल डेवलप करना पड़ेगा कि ये कैसे काम कर रहा है दोस्तों। याद रखिएगा जब भी कभी आप कार्डियक मर्मर के कॉजेस को देखोगे तो आपको दोनों लेवल पर, यहाँ पर सिस्टोलिक यहाँ पर डायस्टोलिक, हमें फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के साथ साथ स्ट्रक्चर के लेवल को भी देखकर चलना है, कॉजेस निकालना है कि हमको मतलब नहीं किस कारण, हमें तो कॉज ढूंढना है और कॉज के अकॉर्डिंग आप वहां पर बता सकते हो। यदि सिस्टोलिक मर्मर हुई तो यानी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मर्मर नजर आ रही है तो कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकती है, 5 चीज आपको देखने को मिलेगा। इनकॉम्पिटेंस ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, यानी इन एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल में इनकॉम्पिटेंस डेवलप हो गया, ये सबसे पहला साइंस निकल के आता है। दूसरा जो सेमिल्यूनर वॉल्स होते हैं आपके पल्मोनरी और एओर्टिक वॉल, वो वहां पर स्टीनोसिस हो गया उनका, यानी वो सिकुड़ गए, स्टीनोसिस ऑफ सेमिल्यूनर वॉल, ये दूसरा कारण होता है। तीसरा कारण होता है कहीं आपको एनीमिया तो नहीं है। आप देखो जिन लोगों को एनीमिया होता है उनको हार्ट जरा सा चल लेंगे तो सांस एकदम फूलने लग जाएगी, होता है ना, वो कंडीशन डेवलप होता है। आप देखो सेप्टल डिफेक्ट हो, ये सेप्टम के डिफेक्ट, आर्टरिया के लेवल पर, वेंट्रिकल के लेवल पर, ये सेप्टम का कोई डिफेक्ट हो गया, वो प्रॉपरली वहां पर पैक नहीं हुआ। भाई पहले तो बचपन में माँ के शरीर से ब्लड मिलता था तो वो तो सब वहां पर मिक्सअप होता रहता था, अच्छा शुद्ध सब मिक्सअप होता था क्योंकि लंग्स तो वहां पर प्रॉपर डेवलप हुए नहीं। जैसे फर्स्ट टाइम डिलीवर्ड होता है और लंग्स वहां पर काम करना शुरू करता है तब लंग्स और हार्ट के कोऑर्डिनेशन से ये प्रोसेसेस वहां पर डेवलप होती है, धीरे धीरे करके वाल वहां पर पैकअप होते हैं दोस्तों। इसलिए ये सेप्टल डिफेक्ट जो होता है डेवलपमेंटल डिले और डेवलपमेंटल डिफेक्ट के कारण वहां पर आपको देखने को मिलता है, इसलिए सेप्टल डिफेक्ट के बारे में आपको समझना है।
कोऑप्टेशन ऑफ एओर्टा, अगर कोऑप्टेशन ऑफ एओर्टा हो रहा है यानी एओर्टा का प्रॉपरली वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, आड़ा तिरछा डेवलप हो गया, एक वो भी कारण होता है जिसके कारण मर्मर डेवलप होता है। ये पूरे के पूरे सिस्टोलिक मर्मर के कारण होता है दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात, डायस्टोलिक मर्मर में आपको सबसे पहले एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल के लेवल पर अगर किसी भी प्रकार का स्टीनोसिस हो जाए, यानी ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल ही सिकुड़ गया हो, स्टीनोसिस ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल, ठीक है। अगर स्टीनोसिस ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल होता है, ये सबसे बड़ा डिसीज होता है दोस्तों। इनकॉन्टिनेंस ऑफ सेमिल्यूनर वाल, ठीक है, यानी यहाँ पर इनकॉम्पिटेंस ऑफ सेमिल्यूनर वाल, यानी सेमिल्यूनर वाल से वहां पर ब्लड प्रॉपर जा नहीं रहा, रिटर्न हो रहा, ठीक है। ये कंडीशन इनकॉम्पिटेशन हो रहा है, सेमिल्यूनर वाल सही ढंग से काम नहीं कर रहे, उसके कारण भी डायस्टोलिक मर्मर आपको देखने को मिलता है। इसीलिए आपको ये चीज देखना है, जब किसी को क्यूटेनियस मर्मर होता है, ठीक है, तो क्यूटेनियस मर्मर मतलब स्किन से रिलेटेड, तो एक ही कंडीशन होती है, बहुत डेंजरस होती है, इसको बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ये आपको मैं जरूर बताऊंगा आगे के चैप्टर में, इसी में आगे का पोर्शन यही है, डक्टस आर्टरियोसिस, याद रखिएगा दोस्तों। हम एक एक को समझने की कोशिश करते हैं, हमारी बॉडी में इनकॉम्पिटेंस क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में स्टीनोसिस क्या हो रहा है, हम इनको शॉर्ट में समझते चलें कि स्टीनोसिस तो बहुत जगह मिलेगा आपको, स्टीनोसिस, ठीक है, सिकुड़ना, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, स्टीनोसिस का मतलब होता है हार्ट वाल्व का नैरोइंग हो जाना, हार्ट के जो वाल्व होते हैं उन वाल्व का सकरा हो जाना, ब्लड रैपिडली फ्लो करता है, ठीक है, बहुत तेजी से टर्बुलेंस के साथ में वॉल की नैरिंग ओरिफिस के माध्यम से, जिसके कारण दोस्तों मर्मर डेवलप होता है, यानी वहां पर उसका वॉल नैरो हो गया, लेकिन फ्लो तो ब्लड का मौजूद है ना, तो ब्लड वहां पर बहुत तेजी से फोर्स के साथ वहां पर बहने की कोशिश करेगा, और जितना फोर्स लगाएगा उतनी तेजी से आप देखो साउंड क्रिएट होगा। कहीं पर नाला, बरसात में आप देखते हो दोस्तों, कहीं पर नाला फुल होता है, तो कहीं नाला चौड़ा होता है, कहीं सकरा होता है। आप जब देखोगे जहाँ चौड़ा होता है पानी फैल जाता है, और फैलने के कारण मोशन स्लो दिखता है, इतना डेंजरस नहीं होता, लेकिन जो सकरा होता है उस जगह में जो भी उसके सामने आता है उसको बहा के ले जाता है दोस्तों, और साउंड बहुत हेवी करता है। सेम कंडीशन स्टीनोसिस में देखने को मिलता है, नैरिंग ओरिफाइस के माध्यम से दोस्तों वहां पर ब्लड फ्लो होता है, जिसके कारण मर्मर साउंड आपको सुनाई देता है। ये कारण होता है स्टीनोसिस के लेवल का। दूसरा, इनकॉम्पिटेंस यानी अक्षमता, ठीक है, इनकॉम्पिटेशन हार्ट वॉल की वीकनिंग के रूप में रिफर करता है, यानी प्रॉपरली वो हार्ट वॉल जो होता है अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, उसकी जो मसल्स रिंग होती है वो वीक हो चुकी है, यानी जब वॉल वीक हो जाता है और प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाता, उस कंडीशन को इनकॉम्पिटेंस कहते हैं। और इसी के कारण क्या होता है, ब्लड बैकवर्ड फ्लो करता है, और इसी के कारण टर्बुलेंस डेवलप होता है, ठीक है। वहां बहुत सारा मटेरियल उधर ऊपर से भी आ रहा है और इधर बैकवर्ड फ्लो से भी आ रहा है, तो पहले समय से पहले ही वो फिलअप हो जाएगा, लेकिन ऊपर से तो पता है मुझे 70 ml भेजना है, भले आपने 20 ml यहाँ से भेज दिया, तो आपका हार्ट क्या होता है, वो पर्टिकुलर जो एरिया होता है वो पहले से ज्यादा डबल पानी, मतलब आपको मान के चलो 25% एक्स्ट्रा ब्लड वहां पर फिलअप होगा, तो ये क्या करेगा, टर्बुलेंस करेगा दोस्तों। और यही कंडीशन जो होती है दोस्तों, इसे रिगर्जिटेशन या वल्वुलर इनसफिशिएंसी के रूप में आप देखते हो। ये होता है दोस्तों स्पेशल वल्वुलर रिगर्जिटेशन या वल्वुलर इनसफिशिएंसी के जैसे इसको आप जानते हो। बहुत सारे केसेस में आपको देखने को मिलता है कि भाई यहाँ रिगर्जिटेशन हो रहा, माइट्रल रिगर्जिटेशन हो रहा, बोलते हो ना, ये वो कंडीशन होती है। याद रखिएगा, स्टीनोसिस और इनकॉम्पिटेंस, ये दोनों कंडीशन मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अगर आप इसीलिए मर्मर के क्लासिफिकेशन की बात करोगे तो ये 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है, सिस्टोलिक मर्मर, डायस्टोलिक मर्मर एंड क्यूटेनियस मर्मर, जो मैंने बताया आपको। मैं एक एक को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसको समझते जाइए और टेबल प्रैक्टिस में अपने आप को हार्ट के लेवल पर मास्टर बनाते जाइए। अगर आप सिस्टोलिक मर्मर की बात करते हो, तो सिस्टोलिक मर्मर वो मर्मर होता है दोस्तों जो सिस्टोल के दौरान प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो फॉलोइंग कंडीशन में प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी कंडीशन आपके सामने आ रही है उस कंडीशन। अब कौन सी कंडीशन है भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इनकॉम्पिटेंस ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, यानी जो ऊपर से नीचे की तरफ जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व आ रहा है, जिससे एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल्स में आ रहा है, तो ये लेवल अगर आपको नजर आ रहा है दोस्तों, तो बहुत सारी कंडीशन है जिसमें प्रोड्यूस होता है।
इनकॉम्पिटेंस ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व को देखते हो दोस्तों, तो जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होता है बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं और ये वाल्व कंप्लीटली क्लोज नहीं होते दोस्तों। ठीक है, ये कंप्लीटली क्लोज नहीं होते और इसी के कारण दोस्तों वेंट्रिकल सिस्टोल के दौरान वेंट्रिकल से एट्रिया में ब्लड की रिकर्जिटेशन को कॉज करते हैं दोस्तों। याद रख लेना, इसी के कारण वेंट्रिकल सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वेंट्रिकल से रिटर्न एट्रिया में ब्लड की रिकर्जिटेशन को कॉज करते हैं, जो मरमर प्रोड्यूस करता है दोस्तों और ये एक हार्श ब्लोइंग साउंड हाई फ्रीक्वेंसी के साथ डेवलप करता है। ठीक है, यानी पानी गिरा और गिर के ऊपर आया और वापस वहां पर जा रहा है। ठीक है, तो एक हार्श ब्लोइंग साउंड गिरेगा, नीचे गिरा वो भी और ऊपर गया वो भी। ठीक है, डबल साउंड वहां पर प्रोड्यूस होता है, इसको बोलते हैं हार्श ब्लोइंग साउंड, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी की पिच के साथ होता है दोस्तों। आप स्टेथोस्कोप से बहुत आसानी से, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार एक पेशेंट के हार्ट के चैनल को सुनने की कोशिश कीजिए। पेशेंट को भी लगता है कि देखो यार ये व्यक्ति बार बार हार्ट को चेक करता है, लंग्स को चेक, भले उसको पता नहीं है क्या कर रहा है, लेकिन अगर आप करते हो ना आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस सीखने को मिल रहा है। ठीक है, आप जितना डिफरेंशियल डायग्नोसिस सीखोगे उतनी ज्यादा डिसीजेस को आप यूं पकड़ पाओगे दोस्तों, याद रख लेना। दूसरी बात, जब स्टेनोसिस और सेमिल्यूनर वॉल होता है, सबसे ज्यादा स्टेनोसिस जो होता है ना सप्रापर नराइन, आपको सेमिल्यूनर वॉल यानी पल्मोनरी वॉल और एओर्टिक वॉल के बीच में देखने को मिलता है। जब एओर्टिक वॉल की स्टेनोसिस के कारण सिस्टोल के दौरान यानी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर 300 mmHg तक चला जाता है। ठीक है, 300 mmHg तक चला जाता है और ये ब्लड फ्लो में एक ग्रेटर टर्बुलेंस को, बहुत तेजी से फ्लो को, प्रेशर को कॉज करता है और यही कारण है अपर चेस्ट और लोअर नेक रीजन के ऊपर पाल्पेशन के द्वारा इस साउंड को वाइब्रेशन थ्रिल के जैसे आप फील कर सकते हो दोस्तों। अपर चेस्ट में इस जगह, ठीक है, लेफ्ट साइड में इस जगह ऊपर अपर चेस्ट में और नेक रीजन पर आप वहां पर स्पेशल स्टेथोस्कोप को रखेंगे तो एकदम अलग से पाल्पिटेशन के द्वारा इस साउंड की जो वाइब्रेशन फील होती है उसको आप वहां पर फील कर पाएंगे दोस्तों, बहुत इजीली फील होता है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो गुरुजी गुरुदेव थे उनके साथ, कार्डियोलॉजिस्ट जो थे उनके साथ हमने सीखा है दोस्तों। सीवियर कंडीशन में ये साउंड अफेक्टेड पर्सन से कुछ फीट की दूरी से वहां पर प्राय हिट कर सकते हो आप दोस्तों, यानी एक प्रभावित व्यक्ति है कुछ दूर आप खड़े हो वहां पर भी आप बता सकते हो दोस्तों ये साउंड अफेक्टेड पर्सन से कुछ फुट की दूरी पे भी खड़े होने पर आप सुन रहे हो, विदाउट स्टेथोस्कोप सुन रहे हो दोस्तों। और ये एक हार्श लाउड साउंड होता है, बहुत ही ज्यादा हार्श और लाउड साउंड होता है, जो किसी को भी बोल देगा अरे यार तू डॉक्टर को दिखा, कैसी आवाज कर रही है यार तेरी धड़कन। ठीक है, आप तुरंत इसको डायग्नोस कर लोगे और बोल दोगे कि भाई सेमिल्यूनर वॉल में कहीं ना कहीं इसको स्टेनोसिस डेवलप हो गया। ठीक है, कई बार केसेस मिलते हैं मर्मर ड्यू टू एनीमिया, एनीमिया के कारण क्यों होते हैं भाई? सीवियर एनीमिया में एक सिस्टोलिक मर्मर हियर्ड होता है दोस्तों। ठीक है, जब सिस्टोलिक मतलब सीवियर एनीमिया के केस में जाओगे सिस्टोलिक मर्मर हियर्ड होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एक मर्मर आपको देखने को मिलता है, यानी ब्लड के इलेक्ट्रोलाइट फ्लो और रिड्यूस विस्कोसिटी के कारण होता है। याद रख लेना, ब्लड के जो एक्सेलरेट फ्लो, आप वहां पर जितना भी एक्सेलरेट फ्लो कर रहे हो तो ब्लड के लेवल पर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल होता है, जितने भी चैनल्स होते हैं, मैं बताऊंगा आपको जब इसका पूरे हार्ट का चैनल बताऊंगा कि हार्ट जब कांटेक्ट करता है तो सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, क्लोराइड चैनल कैसे काम करती है, तो उस दौरान जब एक्सेलरेशन फ्लो होता है वहां पर, तो वहां पर देखो आप उसकी विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाएगी मतलब गाढ़ापन कम हो जाएगा, और जो विस्कोसिटी रिड्यूस होगी ये एनीमिया के कारण होता है, क्योंकि एनीमिया में आपके ब्लड सेल है नहीं, ब्लड की विस्कोसिटी कम हो गई, ब्लड पतला हो गया और उसी के कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लो एक्सेलरेट होता है, बहुत तेजी से आप देखो हार्ट धड़कता है, बहुत तेजी से एक्सेलरेट करता है अपनी एक्टिविटी को, और ये एनीमिया के कारण मर्मर दिखाई देता है दोस्तों। कई बार यहाँ पर सेप्टल डिफेक्ट होता है बच्चों में, तो जब आप इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, याद रखना इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के कारण सिस्टोल के दौरान लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आसानी के साथ फ्लो हो जाता है, ये सिस्टोलिक मर्मर को प्रोड्यूस करता है दोस्तों। याद रखना ये सिस्टोलिक मर्मर को प्रोड्यूस करता है, और एक सेप्टल डिफेक्ट बहुत रेयर डिसऑर्डर होता है, 1 लाख में से एक बच्चों को होता है दोस्तों, और ये बहुत डेंजरस होता है, लेकिन होता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए, हमें उसको डायग्नोसिस करना चाहिए दोस्तों।
याद रखिएगा, कोएरेक्टेशन ऑफ एओर्टा, ठीक है, निसंकुचन इसको बोलता है, काम नहीं करना। एओर्टा का कोरेक्टेशन एक कंजेनिटल डिसऑर्डर होता है दोस्तों, जो सिस्टमिक एओर्टा के एक पार्ट के नैरोइंग के द्वारा कैरेक्टराइज होता है। यानी यहाँ पर जो सिस्टमिक एओर्टा, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, उस सिस्टमिक सर्कुलेशन के दौरान जो सिस्टमिक एओर्टा का कोई सा भी एक पार्ट नैरो हो जाता है, ठीक है। तो जब सिस्टोल होगा तो नैरोइंग के दौरान जो ब्लड फ्लो होगा वो डिस्टर्बेंसेस होगा। यानी सिस्टोल के दौरान एक लाउड मर्मर प्रोड्यूस होता है, और बहुत ज्यादा लाउड मर्मर जो प्रोड्यूस होता है ये डायस्टोल के अर्लियर पार्ट में भी हियर होता है, ठीक है। याद रखना, ये डायस्टोल के अर्लियर पार्ट में भी आपको हियर होता है, सुनाई देता है दोस्तों। और यही कारण है सारे प्रोटोकॉल यहीं पर तय हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए आपको याद रखना है, जब ये डायस्टोल के अर्लियर पार्ट में, यानी जब रिलैक्सेशन होगा उसके अर्लियर पार्ट में, शुरुआत में भी ये साउंड आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन शुरुआत सिस्टोल से हुआ और डायस्टोल में भी आपको सुनाई दे रहा है। इसलिए आपको ये चीज याद रखने की है, ये सब के सब सिस्टोलिक मर्मर के लेवल पर आपने देखा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर डायस्टोलिक मर्मर के लेवल पर देखोगे तो डायस्टोलिक मर्मर वो मर्मर होता है दोस्तों जो डायस्टोल के दौरान प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कई कंडीशंस होती है। सबसे पहली कंडीशन होती है स्टीनोसिस ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, यानी जो एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है उसकी स्टीनोसिस होगी, नैरोइंग होगी। तो जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व नैरो हो रहा है दोस्तों, तो डायस्टोल के दौरान ब्लड फ्लो के टर्बुलेंस होता है, यानी जब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आता है उस दौरान माइट्रल वाल्व स्टीनोसिस के कारण मर्मर माइट्रल एरिया पर बहुत ब्रिलियंटली हियर्ड होता है। आप माइट्रल एरिया पे जब ऑब्जर्व करोगे बहुत आसानी के साथ आप इस साउंड को वहां पर डायग्नोस कर सकते हो, सुन सकते हो दोस्तों। यही कारण है ट्राइकस्पिड वाल्व के स्टीनोसिस के कारण मर्मर ट्राइकस्पिड एरिया पर सबसे बेस्ट हियर्ड होता है दोस्तों। याद रख लेना, जब ट्राइकस्पिड वाल्व का स्टीनोसिस हुआ, यानी राइट साइड का स्टीनोसिस हुआ, उसके कारण मर्मर ट्राइकस्पिड एरिया पर बहुत आसानी से सुन सकते हो दोस्तों। ये एक वीक साउंड होता है, माइट्रल वाला हार्ड साउंड होता है, लेकिन ये वीक साउंड होता है और फ्रीक्वेंसी के साथ वहां पर होता हुआ नजर आता है दोस्तों। इसीलिए कभी कभी माइट्रल स्टेनोसिस के कारण जब मर्मर डेवलप होगा दोस्तों, तो स्टेथोस्कोप के द्वारा भी हियर्ड भी नहीं होगा, कई बार ऐसा होता है, लो फ्रीक्वेंसी के लेवल पर होता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन कब होगी, जब आप दोस्तों चेस्ट की माइट्रल एरिया पर माइल्ड थ्रिल के जैसे फेल्ट करोगे, यानी अगर स्टीनोसिस कम है लेकिन है, उस कंडीशन में लो फ्रीक्वेंसी के कारण आपको पर्टिकुलरली दोस्तों वहां पर चेस्ट के माइट्रल एरिया पर बहुत ही माइल्ड थ्रिल के जैसे वहां पर इस पर्टिकुलर चीज को फेल्ट करते हो, और बहुत आसानी से डायग्नोसिस का लेवल वहां पर आप क्लियर कर जाते हो दोस्तों, बहुत आसानी से। और यही कारण है जब किसी भी लेवल पर आप किसी भी प्रोटोकॉल के लेवल पर स्टडी करते हो, तो ये चीजें छोटी छोटी आपको महत्वपूर्ण होती है, जो डायग्नोसिस के एक रेशियो को बनाती है कि हमें कहां से शुरू करना है प्रोटोकॉल और कहां खत्म करना है। याद रखना, इनकॉम्पिटेंस ऑफ सेमिलुनर वाल्व, एओर्टा से वेंट्रिकल्स में ब्लड के रिगर्जिटेशन के दौरान वहां पर मर्मर प्रोड्यूस होता है दोस्तों, यानी डायस्टोल के दौरान इनकॉम्पिटेंट सेमिलुनर वॉल के माध्यम से ये होता है, यानी प्रॉपरली वहां वॉल लीकेज कर रहा है, और ये लो फ्रीक्वेंसी के साथ ब्लोइंग साउंड के जैसे प्रोड्यूस होता है, यानी ऊपर से कोई चीज गिरा, बम की आवाज आई और फिर मटेरियल ऊपर की तरफ उड़ा, ठीक है। इस प्रकार का ब्लोइंग साउंड वहां पर आपको सुनाई देता है। कभी कभी क्या होता है, वहां पर कंटिन्यूस मर्मर सुनाई देता है, कंटिन्यू। जब आप कंटिन्यूस मर्मर में जाओगे, वो मर्मर होता है दोस्तों जो पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस के जैसी क्यूटेनियस कंडीशन के कारण वहां पर हियर्ड होता है। और ये कारण है दोस्तों, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस बहुत रेयर होता है, लेकिन जिसको होता है उसकी बहुत डेंजरस कंडीशन के रूप में उसको देखा जाता है। यानी जब भी इंटेंट डक्टस आर्टियोसिस को हम पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस कहते हैं दोस्तों, इस कंडीशन में कंटिन्यूस मर्मर वहां पर हियर होता है। यदि साउंड की जो इंटेंसिटी होती है सिस्टोल के दौरान बहुत ज्यादा होती है दोस्तों, और डायस्टोल के दौरान बहुत लेस होती है। सिस्टोल में बढ़ गई, डायस्टोल में घट गई। इसी कारण से इसको दोस्तों मशीनरी मर्मर भी कहा जाता है। याद रखना, मशीनरी मर्मर भी कहा जाता है दोस्तों। ये एक हॉर्स ब्लोइंग साउंड होता है और पल्मोनरी एरिया में सबसे बेस्ट हियर्ड होता है। इसीलिए दोस्तों जब भी मर्मर बर्थ के 1 साल के बाद डेवलप होता है ना, वो ज्यादातर पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस के रूप में देखने को मिलता है। एक कॉमन कंसिडरेशन है और सबसे ज्यादा बच्चों को देखने को मिलता है, ठीक है।
याद रखना दोस्तों, ये पूरा मरमर का टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट था। आपके साउंड से रिलेटेड था, आपके टेबल प्रैक्टिस के रिलेटेड था। बहुत सारे टेबल प्रैक्टिस के ऐसे केसेस होते हैं जो 10-12 साल तक बच्चे पहुंच जाते हैं, उनमें जब सीवियर कंप्लेंट होती है तब आपको हाथ लगाओगे तो सोच समझ के लगाना, क्योंकि ये मर्मस अगर आप डायग्नोस नहीं कर पाओगे और आपने गलती से A1 दे दिया, याद रख लेना, गलती से A1 दे दिया, पेशेंट की हालत खराब हो जाएगी, संभालते नहीं बनेगा। क्यों? इसीलिए आप देखो यहाँ पर A2 का यूज किया गया, इसलिए मैं क्लियर पहले आपको समझाया कि क्या होता है, अभी मैं फिजियोलॉजी एनाटॉमी के बिहाफ पर समझाया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कंडीशन के साथ मिलता है, ये सारी चीज मैंने आपके सामने रख दी है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, कि एक व्यक्ति को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के लेवल पर आप कैसे स्टडी करेंगे, आप क्या डायग्नोसिस कर सकते हो एक ईसीजी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के लेवल पर कैसे आप लोग। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होती है ये हम पहले समझते हैं, उसके बाद में इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रोग्राफी वो टेक्निक होती है दोस्तों जिसके कारण आप, जिसके द्वारा हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को स्टडी करते हो। आप जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है ना, याद रख लेना, उसकी इलेक्ट्रिकल स्टडी को आप वहां पर स्टडी कर रहे हो, जितनी भी एक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, उसको आप स्टडी करते हो मायोकार्डियम के माध्यम से, एक्साइटेशन के स्प्रेड से। याद रखना, मायोकार्डियम के माध्यम से, एक्साइटेशन के स्प्रेड से लोकल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है दोस्तों। याद रख लेना, लोकल एरिया पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वहां पर प्रोड्यूस होता है। बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिएगा आप इस बात को कि आप मायोकार्डियम के माध्यम से, एक्साइटेशन के स्प्रेड से, याद रखिएगा दोस्तों, जब यहाँ पर स्टडी की जाती है, पोटेंशियल जो प्रोड्यूस होता है ना, वो मायोकार्डियम के एक्साइटेशन से होता है। मायोकार्डियम में जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट होता है, उसके माध्यम से एक्साइटेशन के स्प्रेड होने से दोस्तों लोकल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। और ये लोकल इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों, ये बहुत ही लो इंटेंसिटी करंट बॉडी के माध्यम से जो फ्लो करता है दोस्तों, उसके द्वारा वहां पर जो वॉल्यूम कंडक्टर होता है, उस वॉल्यूम कंडक्टर के जैसे वो एक्ट करता है, उसको वहां पर डायग्नोस किया जाता है कि उसको कैसे यहाँ पर कंफर्म किया जा सके। दोस्तों याद रखिए, आपको इसके लिए सुटेबल इलेक्ट्रोड्स के यूजिंग के द्वारा बॉडी के सरफेस से ये करंट आपको टैप्ड आउट होता है। यानी आप यहाँ पर पर्टिकुलर कौन से पार्ट में, ऑर्गन्स के लेवल पर कौन सा आप इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे, उस इलेक्ट्रोड्स के यूजिंग के द्वारा आप वहां पर टैप करके उसको पकड़ सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं उन टैपिंग के द्वारा कि वहां पर कौन सा आपका प्लस है या माइनस है। ठीक है, यही चीज आपको इलेक्ट्रोमोपैथ में भी बताई जाती है कि बॉडी का अंदर का पार्ट क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक है, यही याद रखना दोस्तों, यही टेक्निक है, और यही टेक्निक इलेक्ट्रोकार्डियम के फॉर्म में रिकॉर्ड करके दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। ये टेक्निक एक डच फिजियोलॉजिस्ट के द्वारा डिस्कवर की गई थी दोस्तों, इन्थोवेन विल्थेम। ठीक है, इन्थोवेन विल्थेम, ये स्पेशली दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के फादर के रूप में इनको कंसीडर किया गया था दोस्तों। याद रख लीजिएगा आप इस बात को। और इसीलिए जब आप इस इलेक्ट्रोकार्डियम को नोट करके एक इलेक्ट्रोग्राफ के रूप में बाहर निकालते हो, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो मशीन होती है जिसके द्वारा हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो। ठीक है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को आप पर्टिकुलरली वहां पर रिकॉर्ड कर रहे होते हो, और रिकॉर्ड करके उसको आप वहां पर बाहर ला रहे होते हो। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या हुआ? ईसीजी। याद रख लेना दोस्तों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो रिकॉर्ड होता है दोस्तों हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, वो ग्राफिकल रिगर्जिटेशन होता है, या उसका जो ग्राफिकल रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों, जो कि मैकेनिकल एक्टिविटी के ऑनसेट के लेवल पर प्रायर
पूर्ण रूप से जहां से शुरू होती है और जहां खत्म होती है प्रॉपरली वो इसमें शामिल होता है। यानी कि बॉडी के सरफेस के ऊपर रिकॉर्डेड करते हो आप दोस्तों, याद रखना आप बॉडी के सरफेस के ऊपर रिकॉर्डेड सभी कार्डियक मसल फाइबर की वहां पर आप जो स्कैन करते हो उसको स्कैन करके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डायग्नोसिस करते हो दोस्तों। इसीलिए डच में ईकेजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है इसको, ईकेजी, लेकिन हम बोलते हैं ईसीजी। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का, याद रखिएगा। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इस डायग्राम के बिहेवियर को समझा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको डिटेल बताऊंगा तो आप लोगों को शायद ज्यादा अच्छे से समझ जाए। एक व्यक्ति है, मान ले हम है, ठीक है, आपने एक मशीन है, उस मशीन से आपने इलेक्ट्रोड्स निकाल लिए, 3 प्रकार के लीड्स निकाले, लीड 1, लीड 2, लीड 3। ठीक है, आपने मशीन में लीड 1, लीड 2, लीड 3 का एक कॉर्नर जोड़ दिया और दूसरा ओपन एरिया आपके पास है। उन तीनों ओपन एरिया में 2-2 पार्ट है, एक में प्लस है एक में माइनस है, करेक्ट, याद रखना, एक में प्लस है एक में माइनस है। यहां पर आपने एक बॉडी पे एक पेशेंट को लेटा दिया, याद रखिएगा जो राइट लेग है उसका कोई भी यूज नहीं होता है, याद रख लेना आप, राइट लेग का किसी भी तरह से कोई यूज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के लेवल पर, ईसीजी के लेवल पर उसका उपयोग नहीं किया जाता है, याद रख लेना आप। क्लियरली इंडिकेशन बता रहा हूं आपको, राइट लेग का उपयोग कहीं नहीं किया जाता है, केवल राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग, 3 चीजों का उपयोग आपको करना है, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग। कैसे? सबसे पहले लीड नंबर 1 लिया, लीड नंबर 1 में आपका राइट आर्म आया, ठीक है, और आपका यहां पर लेफ्ट लेग आया, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, लीड 1 में सबसे पहले जो माइनस होता है दोस्तों, वो माइनस लीड 1 के लेवल पर राइट आर्म के लेवल पर दिया जाता है, राइट आर्म के लेवल पर आपको पर्टिकुलर वो जो नोड है वो लगा दिया जाता है, और यहां से राइट आर्म से पर्टिकुलर लीड 2 को भी माइनस के लेवल पर, यहां पर दोनों लीड 1 से भी माइनस और लीड 2 से भी माइनस आपको यहां पर कनेक्ट किया जाता है राइट आर्म के लेवल पर, याद रख लीजिएगा दोस्तों। राइट आर्म पर लीड 1 और लीड 2 का दोनों का माइनस जो पॉइंट होता है वो पॉइंट यहाँ पर अटैच किया जाता है, कहां पर? राइट आर्म पे, याद रख लेना दोस्तों। अब यहाँ पर लीड 2 का लेवल देखेंगे तो यहां से जो पॉजिटिव होता है वो लेफ्ट लेग पर रखा जाता है, और जो लीड 3 का पॉजिटिव होता है उसको भी लेफ्ट लेग पर यहाँ पर अटैच किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। दूसरी बात, यहाँ पर लीड 1 का जो पॉजिटिव पॉइंट था वो उसको उठाकर लीड 3 के लेवल पर जो आपका लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट आर्म होता है, उसके ऊपर वहां पर रखा जाता है, और जो लीड 3 का माइनस होता है वो आपके लेफ्ट आर्म पर रखा जाता है। ये पूरा कनेक्शन अगर आपने समझ लिया, मेमोराइज कर लिया इस डायग्राम के माध्यम से, देन कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद खरीद लाइए ईसीजी मशीन, ठीक है, आप खुद खरीद लाइए और आप करके बता दीजिए दोस्तों। थोड़ा महंगा आता है, लेकिन अगर ईसीजी मशीन आपने ले आए और आपने अगर ईसीजी करना सीख लिया, देन यू गॉट अ मिरेकल, आप पैसा भी कमा सकते हो दोस्तों। हर ईसीजी के 200 से 250 या 300 रुपए, आजकल तो 400-400 रुपए, 500-500 रुपए चार्ज, जैसा आदमी वैसा बकरा बनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो आप ईसीजी यहाँ पर सीख लीजिए, बहुत सिंपल वे है, मैं कर लेता हूँ, लेकिन मुझे कमाने के वो नहीं, अच्छा नहीं है, इसलिए मैं नहीं लाया दोस्तों। याद रखिएगा ये 3 प्रोसेसेस है, राइट लेग का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी सारा उपयोग आप देख रहे हो दोस्तों, डायरेक्टली आप सीख लो। थर्ड लीड में नेगेटिव आपके लेफ्ट आर्म को दिया जाता है, पॉजिटिव आपके लेफ्ट लेग को दिया जाता है, ठीक है, लेफ्ट लेग से ही पॉजिटिव आपको लीड 2 में दिया जाता है, ठीक है, और जो नेगेटिव होता है आपके राइट आर्म को दिया जाता है, लीड 1 का भी नेगेटिव राइट आर्म को दिया जाता है, और लेफ्ट लीड नंबर 1 का पॉजिटिव आपको स्पेशली राइट आर्म को दिया जाता है, सॉरी लेफ्ट आर्म को दिया जाता है, और यहाँ से भी नेगेटिव लीड 3 का यहाँ दिया जाता है। इनका बेसिक फिनोमेना क्यों ऐसा क्यों किया गया है, आप पर्टिकुलर इन्हीं 3 पार्ट का उपयोग क्यों कर रहे हो, इसको समझना जरूरी है। ईसीजी का सबसे पहले यूजफुल क्या है, ठीक है, अगर आप हार्ट की किसी भी लेवल पर कोई डायग्नोस्टिक पॉइंट को लेकर चल रहे हैं तो हार्ट रेट और हार्ट की रिदम को आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। हार्ट की रेट कितनी है, आपका हार्ट किस तरह से धड़क रहा है दोस्तों, हार्ट रेट क्या है, हार्ट की रिदम क्या है,
ठीक है, हार्ट का रेट और हार्ट की रिदम को डायग्नोसिस करना ही एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है, जो पर्टिकुलरली यहाँ पर आपको देखने को मिला दोस्तों। ठीक है, ये ईसीजी के लेवल पर आपको देखने को मिला। इसीलिए ईसीजी का जो डायग्नोसिस होता है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप देखो मॉडर्न साइंस में, आप भी कहीं पर किसी मॉडर्न हॉस्पिटल में गए होंगे और कहीं के लेवल पर देखे होंगे, आप में से कई लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई होगी, परिवार में किसी को हुई होगी, आप देखो सबसे पहले डॉक्टर कहता है ईसीजी करवा के लाओ, आप ईसीजी करवा के लाते हो और सारी चीज आपके सामने आती है दोस्तों। तो याद रखना ईसीजी का डायग्नोसिस बहुत यूजफुल होता है जब एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है। आपके हार्ट में जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट होता है उसमें एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन अगर होता है, उसके डायग्नोसिस के लिए ईसीजी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि हार्ट में इस्कीमिया होता है, अब आप जानते हो दोस्तों किसी ऑर्गन में यदि ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो वहां पर नेक्रोसिस हो जाएगा और उस टिश्यू की डेथ हो जाएगी दोस्तों। तो पुअर ब्लड फ्लो टू हार्ट मसल, ठीक है, पुअर ब्लड फ्लो टू हार्ट मसल अर्थात इस्कीमिया को डायग्नोसिस के लिए मायोकार्डियल इस्कीमिया, ठीक है, उसको डायग्नोसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ईसीजी। हार्ट अटैक आने वाला है, ये आपको हार्ट अटैक आया, आप सबसे पहले ईसीजी कराते हो कि नहीं कराते हो? कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, आपको कैसे पता चला भाई कोरोनरी आर्टरी डिजीज है? इलेक्ट्रिकल चेंजेस हुआ, आपने पीक्यूआरएसटी के लेवल पर फंक्शन देखा, हमने हार्ट साउंड के लेवल पर देखा था, ठीक है, और पीक्यूआरएसटी के लेवल पर डिसीजेस हमने देखी थी। उन पीक्यूआरएसटी के डायग्नोसिस के बिहाफ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ एब्नॉर्मलिटी इस लेवल पर है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों कोरोनरी आर्टरी डिसीज डेवलप होती है। हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट चेंबर्स, यदि आपके हार्ट चेंबर में किसी राइट साइडेड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर या हाइपरट्रॉफी राइट साइडेड लेफ्ट साइडेड हाइपरट्रॉफी अगर डेवलप हो रही है, आपको वहां पर मैंने बता दिया हाइपरट्रॉफी डायलिटेशन के लेवल पर A37 F1 का प्रोटोकॉल याद रखिएगा। उस हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट चेंबर के लेवल पर डायग्नोसिस करना है तो आपको ईसीजी कराना है। ये सिंपल सा फ्रेमवर्क होता है जो ईसीजी के लेवल पर आपको देखना है। यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्रिड क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्रिड जो होता है एक ऐसा पेपर जिसका उपयोग ईसीजी रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है, उसे ईसीजी पेपर कहते हैं दोस्तों। और एक मशीन होती है जिसको ईसीजी मशीन कहते हैं दोस्तों, उस ईसीजी मशीन के हिसाब से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्प्लीफाई करते हैं जो हार्ट से प्रोड्यूस हो रहे हैं। उस हार्ट से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को इन लीड्स के माध्यम से डायग्नोसिस किया जाता है और हार्ट से प्रोड्यूस होने वाले इस मूविंग ईसीजी पेपर के लेवल पर एक सिग्नल के रूप में उनको दोस्तों वहां पर रिकॉर्ड किया जाता है। यानी एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल वहां पर बनता चला जाता है कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से, और जब आपको वो चार्ट निकल के आता है वो पूरा बता देता है कि भाई आपको हार्ट के लेवल पर ये प्रॉब्लम है और पर्टिकुलर जगह पर एब्नॉर्मलिटीज नजर आई। आप उसको गोल अंडा लगा देते हो और बोल देते हो कि साहब देखो आपको मायोकार्डियल इंफेक्शन है, आपको मायोकार्डियल इस्कीमिया डेवलप हो रहा है, आपको राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, आपको लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर नहीं, आपको माइल्ड अटैक है, नहीं आपको सीवियर अटैक है। आप डायरेक्ट डायग्नोसिस करके बता देते हो। ऐसे कैसे बता देते हो भाई? इसी ईसीजी के बिहाफ पर बताते हो। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ग्रिड ईसीजी पेपर पर दोस्तों लाइंस होती है, ठीक है, और वो लाइंस मार्किंग के रूप में रेफर करती है। यही मार्किंग दोस्तों ईसीजी पेपर पर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली वहां पर डेवलप होती है दोस्तों। 1 mm के रेगुलर इंटरवल पर डेवलप होती है, ठीक है। एवरी फिफ्थ लाइन हर 5 mm के लेवल पर थिकन यानी मोटी हो जाती है। 1 2 3 4 5 मोटी, 1 2 3 4 5 मोटी, इस प्रकार से एवरी फिफ्थ लाइन हर 5वीं लाइन वहां पर 5 mm के लेवल पर थिकन हो जाती है, मोटी हो जाती है। इसीलिए जब ईसीजी को रिकॉग्नाइज किया गया और ईसीजी का डायग्नोसिस शुरू किया गया, बहुत सारे हार्ट के पेशेंट को वहां पर बचा लिया गया दोस्तों। याद रखिएगा जब ड्यूरेशन देखोगे डिफरेंट ईसीजी की टाइम, याद रखना ड्यूरेशन की वेव एक्सिस पर हॉरिजॉन्टली प्लॉटेड होती है, इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली वहां पर प्लॉटेड होती है। जब आप एक्सेस के लेवल पर चलोगे तो मैं कल इसको पूरा डिटेल बताने वाला हूं, लेकिन मैं अभी आपको केवल कंसीडरेशन बता रहा हूं, आपको लीड्स के बारे में बता रहा हूं, ताकि कल हम जब इसका पूरा डिटेल स्टडी करेंगे तो वहां पर इथोवेन ट्रायंगल और इथोवेन लॉ को पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम सीखेंगे ईसीजी कैसे बनाया जाता है। अगर आप लोग बोर हो रहे होंगे तो मुझे बता देना, मैं ईसीजी को स्किप कर जाऊंगा, ठीक है, कोई जरूरी नहीं आप लोगों के लिए, ठीक है। याद रखना दोस्तों जब आप एक्स एक्सिस पर चलेंगे 1 मिलीमीटर बराबर 0.04 सेकंड लगता है,
याद रख लेना दोस्तों, 1 मिलीमीटर चलने पर 0.04 सेकंड लगता है, तो 5 मिलीमीटर चलने पर 0.20 सेकंड लगता है। इसको विशेष तौर से आप मेमोराइज करिएगा, कल बताऊंगा। 1 मिलीमीटर पर 0.04 सेकंड, 5 मिलीमीटर पर 0.20 सेकंड आपको यहाँ पर नजर आएगा। इसलिए एम्पलीट्यूड जब आप देखते हो, ईसीजी वेव की एम्पलीट्यूड वाई एक्सिस पर वर्टिकली प्लॉटेड होती है दोस्तों, याद रखना। हॉरिजॉन्टल जब देखेंगे एक्स एक्सिस पर, आपको ईसीजी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा, वेव्स देखने को मिलेगी हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है। और जो वर्टिकली आएगी वो आपको याद रखना है, एम्पलीट्यूड दर्शाएगी कि हार्ट के लेवल पर इसका एम्पलीट्यूड कितना था वर्टिकली। अगर आप इसी को भी देखो, जैसे हमने एक्स एक्सिस पर देखा था 1 मिलीमीटर पर 0.04 सेकंड था, और 5 मिलीमीटर पर आपने देखा था 0.20 सेकंड। यहां पर आपने 1 मिलीमीटर पर देखा 0.1 एमवी मिली वॉल्ट, ठीक है। 1 मिलीमीटर पर 0.1 एमवी, तो 5 मिलीमीटर पर 0.5 मिली वॉल्ट यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। ये एक प्रोसेसेस होती है जो हम कल इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और वहां पर प्रॉपरली ईसीजी को समझने की कोशिश करेंगे। स्पीड ऑफ द पेपर, यदि पेपर की स्पीड आप देखते हो दोस्तों, तो मशीन के थ्रू पेपर का मूवमेंट दो स्पीड्स के द्वारा एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। दो स्पीड के द्वारा एडजस्ट किया जाता है, 25 मिलीमीटर पर सेकंड या 50 मिलीमीटर पर सेकंड, ठीक है। 25 मिलीमीटर पर सेकंड और 50 मिलीमीटर पर सेकंड, ये उस ईसीजी लेने वाले व्यक्ति की काबिलियत पर डिपेंड करता है कि वहां पर 25 मिलीमीटर पर सेकंड या 50 मिलीमीटर पर सेकंड को किसको चाल को लेना है। उसको पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि इसको कोई कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है तो वो वहां पर ऐसे एडजस्ट करता है। अगर उसको लगता है कि नहीं नॉर्मल पर्सन है, तो वो उसको नॉर्मल पर्सन के हिसाब से बिहेव करता है। और जब उसको नजर आता है कि हाँ इसको बहुत ज्यादा तकलीफ है, वो 25 से 50 एमएम पे आ जाता है दोस्तों। इसलिए याद रखना, जब कभी भी वहां पर स्पीड जो होती है, नॉर्मली रिकॉर्डिंग के दौरान पेपर की स्पीड 25 मिलीमीटर पर सेकंड फिक्स्ड रहती है, याद रख लेना। अकॉर्डिंग टू कंडीशन बढ़ाई जाती है, नॉर्मली जब आप यूज करते हो 25 मिलीमीटर पर सेकंड फिक्स्ड होती है दोस्तों। लेकिन यदि हार्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होती है तो पेपर की स्पीड को चेंज करके 50 मिलीमीटर पर सेकंड के लेवल पर आपको लाना ही पड़ेगा। अगर नहीं लाएंगे तो आपको स्पीड वहां पर एडजस्ट करते हुए नजर नहीं आएगी दोस्तों। कहीं ना कहीं वहां पर बहुत बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलता है, याद रख लेना। पेपर की स्पीड को चेंज करना आपके ऊपर है। यदि हार्ट नॉर्मल धड़क रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 25 मिलीमीटर पर सेकंड फिक्स्ड होता है। यदि हार्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होती है दोस्तों, तो पेपर की जो स्पीड होती है उसको चेंज करके 50 एमएम पर सेकंड की जाती है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इसको समझने की जरूरत है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ईसीजी लीड्स, ठीक है। ये ईसीजी लीड्स बॉडी के सरफेस पर ईसीजी लीड्स को दोस्तों इलेक्ट्रोड्स की एक सीरीज के प्लेसिंग के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, जो मैं आपको समझा चुका हूं। याद रखिएगा, इन इलेक्ट्रोड्स को ईसीजी लीड्स के नाम से जाना जाता है। इसे ईसीजी मशीन के साथ कनेक्ट करते हैं, कैसे जोड़ते हैं मैंने आपको बता दिया दोस्तों। याद रखना, इलेक्ट्रोड्स को लिम्स पर फिक्स्ड कर देते हैं, ठीक है। और यूजुअली राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग को चूज किया जाता है, ठीक है। हार्ट को सेंटर माना जाता है दोस्तों, और इन तीन लीड्स को रूट्स के कनेक्टिंग के द्वारा एक वहां पर इमेजिनरी इक्विलेटरल ट्रायंगल को वहां पर डाउन अप करते हैं, बनाते हैं दोस्तों। इन ट्रायंगल को इथवेन ट्रायंगल कहते हैं। और यही इथवेन ट्रायंगल जो होता है स्पेशली आपके पूरे कार्डियक सिस्टम ऑफ हार्ट को, क्योंकि हार्ट भी ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है, अब ऊपर की तरफ बेस है, नीचे आकर दोस्तों वो अपेक्स के लेवल पर 1 2 3, ठीक है। और इसीलिए दोस्तों ट्रायंगल के बिहाफ पर वहां पर इथवेन ट्रायंगल, इथवेन ने इसको डायग्नोस किया था, फादर ऑफ ईसीजी कहलाता है, इसीलिए इसका नाम इथवेन ट्रायंगल दिया गया दोस्तों। और इसी इथवेन ट्रायंगल के बिहाफ पर दोस्तों यहाँ पर इथवेन ट्रायंगल और इथवेन लॉ बना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस करना सीखना है दोस्तों। तो आज हम यही रखते हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और इसकी पूरी डिटेल हम लोग दोस्तों वहां पर अपने पर्टिकुलर
अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी को क्वेश्चन नहीं है? किसी को क्वेश्चन नहीं है? चलिए ठीक है।